नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल फैलेसी, या इसी को कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ सिलोजिज्म। तो ध्यान रखेंगे, आज फॉर्मल फैलेसी पढ़ेंगे। तो फॉर्मल फैलेसी होता क्या है आपको बता देते हैं कि फॉर्मल फैलेसी फॉर्मल फैलेसी क्या होता है, यहाँ पे आपको बता देते हैं एक बार। फॉर्मल फैलेसी या इसी को क्या कहते हैं, औपचारिक भ्रांतियाँ। अब ध्यान रखो, औपचारिक भ्रांतियाँ किसे कहते हैं। तो औपचारिक भ्रांतियाँ उसे कहते हैं जब आपके आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर या फॉर्मेट में एरर होता है तो उसे फॉर्मल फैलेसी कहते हैं। तो ध्यान रखना, जब आपके आर्गुमेंट में जब आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर या फॉर्मेट में एरर या मिस्टेक होता है तो उसे फॉर्मल फैलेसी कहते हैं। अब ध्यान रखो इसके कि फॉर्मल फैलेसी में कौन कौन से फैलेसी आते हैं। तो हम एक एक टाइप को चर्चा कर लेते हैं कि फॉर्मल फैलेसी में कौन कौन से टाइप आते हैं। फॉर्मल फैलेसी का जो पहला रूप है आपका, फॉर्मल फैलेसी का पहला रूप कौन सा है? फैलेसी ऑफ फोर टर्म, या इसी को क्या कहते हैं? क्वाटर्नियो टर्मिनोरम। ध्यान रखना, फैलेसी ऑफ फोर टर्म किसे कहते हैं? जब आपके आर्गुमेंट में क्या हो, 3 टर्म की जगह 4 टर्म आने लगते हैं, उसी को क्या कहते हैं? फैलेसी ऑफ फोर टर्म। जबकि अरिस्टो के अनुसार क्या था, वैलिड आर्गुमेंट में क्या होता है, कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म होते हैं। लेकिन जब आपके 4 टर्म उसके स्थान पर आ जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? फैलेसी ऑफ फोर टर्म। तो ध्यान रखो, जब किसी आर्गुमेंट में 3 टर्म आते हैं, जब किसी आर्गुमेंट में 3 टर्म की जगह 4 टर्म आने लगते हैं, 4 टर्म आने लगते हैं, तो उसे फैलेसी ऑफ फोर टर्म कहते हैं। फैलेसी ऑफ फोर टर्म कहते हैं। अब ध्यान रखो, इसके उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे उदाहरण, यहाँ पे एक वैलिड आर्गुमेंट लिखते हैं, एक वैलिड आर्गुमेंट जहाँ 3 टर्म हो, एक इनवैलिड आर्गुमेंट जहाँ 4 टर्म हो, इनवैलिड आर्गुमेंट। अब ध्यान रखो, अरस्तु के अनुसार क्या होते हैं आर्गुमेंट में, कितने टर्म वो होते हैं? प्रीमाइज और कंक्लूजन होते हैं। तो ध्यान रखो, यहाँ पे दो प्रीमाइज लिखते हैं, प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2, यहाँ पे कंक्लूजन। ये क्या है? वैलिड आर्गुमेंट है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। क्या होता है? ऑल मैन आर मोर्टल। जो सेकेंड प्रीमाइज आपका क्या कह रहा है? राम इज अ मैन। ठीक, इसके आधार पे आप क्या कंक्लूजन निकालना है? राम इज अ मोर्टल।
राम इज मोर्टल। अब ध्यान रखो, इस आर्गुमेंट में कितने टर्म हैं? इस आर्गुमेंट में जो आपके टर्म है, यहाँ पे ध्यान दो, मैन मैन, 3 टर्म होते हैं एक आर्गुमेंट में, ठीक। तो पहला टर्म आपका कौन सा है? मैन है। दूसरा टर्म आपका मोर्टल है, मोर्टल। तीसरा टर्म आपका क्या है? जो थर्ड टर्म है आपका, जो थर्ड टर्म राम है। ध्यान रखो यहाँ पे राम। एक आर्गुमेंट में कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म होते हैं। हर टर्म कितने बार आता है? 2 बार आता है। तो यहाँ पे अब प्रूफ हो गया कि ये क्या है, ये वैलिड आर्गुमेंट है। लेकिन हमको 4 टर्म दिखाना है यहाँ पे, तो उसी को क्या कहते हैं? जब आपके एक आर्गुमेंट में 4 टर्म आने लगे, उसी को फैलेसी ऑफ 4 टर्म कहते हैं या क्वाटर्नियो टर्मिनोरम कहते हैं। तो यहाँ पे इनवैलिड आर्गुमेंट का एक लिख लेते हैं उदाहरण। ये रहा प्रीमाइज 1 P1, ये P2 और ये कंक्लूजन। अब ध्यान रखो यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे ऑल मैन आर मोर्टल, ऑल मैन आर मोर्टल। अब ध्यान दो यहाँ पे सेकेंड जो प्रीमाइज है, ऑल मोर्टल आर रसियन। अब ध्यान रखो इसका कंक्लूजन क्या निकालना है आप? अब कंक्लूजन निकालना है ये कि ऑल रसियन आर पाकिस्तानी, ऑल रसियन आर पाकिस्तानी। अब ध्यान रखो यहाँ पे कितने टर्म आ गए आपके? मैन एक टर्म आ गया, मोर्टल एक टर्म आ गया। अब ध्यान रखो रसियन, और ये कंक्लूजन आपका क्या आ गया? पाकिस्तानी, ये चौथा टर्म है। तो यहाँ पे क्या है? 4 टर्म आ गए। ये 4 टर्म कौन कौन से हैं? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। अब ध्यान रखो फोर्थ टर्म कौन कौन से हैं? पहला टर्म कौन सा है? मैन है। दूसरा टर्म आपका मोर्टल है। तीसरा क्या है? रसियन है। चौथा आपका क्या है? पाकिस्तानी। जब किसी आर्गुमेंट में आपके 4 टर्म देखने को मिलते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? फैलेसी ऑफ 4 टर्म कहते हैं, या इसी को क्वाटर्नियो टर्मिनोरम कहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फैलेसी पे, फैलेसी ऑफ एम्बिजियस मिडिल टर्म या अस्पष्ट मध्य पद की भ्रांति। जो दूसरा फैलेसी आपका फैलेसी ऑफ एम्बिजियस मिडिल टर्म, लिखते हैं यहाँ पे फैलेसी ऑफ एम्बिजियस मिडिल टर्म। सेकेंड देखना ध्यान आप लोग, फैलेसी ऑफ एम्बिजियस मिडिल टर्म। इसी को क्या कहते हैं हिंदी में? अस्पष्ट मध्य पद की भ्रांति। अस्पष्ट मध्य पद की भ्रांति। अब ध्यान रखो इसको क्या कहते हैं। सबसे पहले इसका एक क्या कहते हैं परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं ये कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं यह फैलेसी तब होती है, यह फैलेसी या भ्रांति तब होती है जब मिडिल टर्म मध्य पद का दोनों प्रीमाइज में क्या हो? अलग अलग अर्थों के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रीमाइज में मिडिल टर्म का दोनों प्रीमाइज में अलग अलग अर्थों के रूप में, अलग अलग अर्थों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। जो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण देखो,
ये प्रीमाइज 1 है, प्रीमाइज 1, ये प्रीमाइज 2 है, और इसके आधार पे क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन तो हम प्रीमाइज 1 में क्या लिख रहे हैं, एवरी बैंक, ऑल बैंक यहाँ पे लिखते हैं, एवरी या ऑल एक ही बात होता है, ऑल बैंक हैज सिक्योरिटी। अब ध्यान रखो दूसरा प्रीमाइज क्या लिख रहे हैं, दिस इज अ बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर। अब ध्यान रखो इसके आधार पर हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, दिस बैंक हैज सिक्योरिटी, दिस बैंक हैज सिक्योरिटी। अब ध्यान रखो यहाँ पे जो मिडिल टर्म आपका है प्रीमाइज में, ध्यान रखो बैंक यहाँ पे भी कॉमन है, और दोनों प्रीमाइज में कॉमन क्या है, बैंक है आपका। तो यहाँ पे जो बैंक है आपका क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। या इसी को कहते हैं हिंदी में वित्तीय संस्था। ये क्या है, बैंक आपका वित्तीय संस्था बता रहा है। लेकिन जो सेकंड प्रीमाइज में आपका बैंक है, ये क्या बता रहा है, नदी का किनारा बता रहा है, बैंक ऑफ रिवर, नदी का किनारा है, साइड ऑफ रिवर, या बैंक का वो नदी का किनारा, नदी का किनारा। अब ध्यान दो आप लोग, यहाँ पे जो मिडिल टर्म है दोनों प्रीमाइज में क्या कर रहा है, अलग अलग अर्थ बता रहा है। इसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ एम्बिजियस मिडिल टर्म। तो ध्यान रखो क्या कहता है कि जब दोनों प्रीमाइज में मिडिल टर्म अलग अलग अर्थों में प्रयोग होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ एम्बिजियस मिडिल टर्म। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फैलेसी पे, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। तीसरा जो आपका फैलेसी है, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, अवितरित या अविभाजित मध्य पद की फैलेसी मतलब क्या होता है, भ्रांति। तो वही भ्रांति यहाँ पे, तो मध्य पद की भ्रांति। अब ध्यान रखो इसमें क्या होता है, पहले परिभाषा लिखते हैं। अगर मिडिल टर्म या इसी को मध्य पद दोनों प्रीमाइज में से किसी भी एक प्रीमाइज में किसी भी एक प्रीमाइज में डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। अगर किसी एक प्रीमाइज में, अगर किसी भी प्रीमाइज में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, अगर किसी भी प्रीमाइज में मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, तो उसे फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म कहते हैं। फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म कहते हैं, मिडिल टर्म
कहते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, तब आपको ये क्या समझ में आएगा, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म किसे कहते हैं। एक उदाहरण देते हैं यहाँ पे। अब ध्यान रखो, पहला प्रीमाइज हम लिखते हैं, प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन। अब ध्यान रखो, यहाँ पे जो प्रीमाइज 1 है आपका, वो क्या कह रहा है कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। अब ध्यान रखो, जो दूसरा वो कह रहा है आपका सम बी आर सी, बी आर सी। अब इसके आधार पर हम कंक्लूजन क्या निकालना है, कंक्लूजन ये निकालना है सम ए आर सी। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, किसी भी एक प्रीमाइज में, कहने का सेंस ये दोनों प्रीमाइज में, इस प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 में किसी भी एक प्रीमाइज में क्या हो, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर नहीं होगा तो उसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। तो ध्यान रखते हैं, मिडिल टर्म आपका क्या है, बी है यहाँ पे, क्योंकि दोनों प्रीमाइज में कॉमन क्या है, बी है। ठीक, अब ध्यान देते हैं यहाँ पे, जो बी है वो क्या है, जो ऑल का स्टेटमेंट होता है, जो सब्जेक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो बी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे ऑल वाले में, सम वाले में भी क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ पे भी बी क्या है आपका, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ध्यान रखो, यहाँ पे जब दोनों प्रीमाइज में सब मिडिल टर्म आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इसी को क्या कहते हैं, ये जो आपका, इसी को क्या कहेंगे, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म कहते हैं। क्योंकि मिडिल टर्म ही देखना है यहाँ पे, मिडिल टर्म कहते हैं। मिडिल टर्म कहाँ आता है, सिर्फ प्रीमाइज में आता है, मिडिल टर्म कहते हैं। अब समझ आ गया। अब आते हैं अपने तीसरे नहीं, चौथे फैलेसी पे। जो चौथा फैलेसी आपका है, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। चौथा फैलेसी कौन सा है आपका, यहाँ पे 4 नंबर, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर, इलिसिट माइनर, या इसी को क्या कहते हैं, लघु पद की अनुचित विस्तार की भ्रांति, अनुचित विस्तार की भ्रांति, विस्तार की भ्रांति। अब इसमें समझते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी आर्गुमेंट में किसी आर्गुमेंट के कंक्लूजन में माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वह माइनर टर्म प्रीमाइज में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, अगर यह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर कहते हैं, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर कहते हैं, इलिसिट माइनर कहते हैं। इसे भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे लिखते हैं, प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2
और कंक्लूजन। अब ध्यान रखो यहाँ पे प्रीमाइज वन में ये कह रहे हैं कि ऑल पोएट आर क्या है, फिलोसफर। अब ध्यान रखो यहाँ पे, अब सेकेंड प्रीमाइज में ये कह रहे हैं सम ब्रिलियंट आर फिलोसफर। अब ध्यान रखो, हम इसके आधार पर क्या कंक्लूजन निकालना है, इसके आधार पर ये कंक्लूजन निकालना है ऑल ब्रिलियंट आर पोएट। अब ध्यान रखो, सबसे पहले हमको समझना है कि माइनर क्या होता है। तो माइनर हम समझते हैं, जब माइनर टर्म कहाँ पे देखते हैं, सिर्फ कंक्लूजन में देखते हैं। माइनर टर्म आपका कंक्लूजन में देखा जाता है। जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है, जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, माइनर टर्म कहते हैं, माइनर टर्म। और जब हम ऑल वाला स्टेटमेंट देखते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट का आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन जब यही माइनर टर्म किसी भी प्रीमाइज में क्या हो, अनडिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसको क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। अब देखते हैं जो सेकंड यहाँ पे सेकंड प्रीमाइज है आपका, उसमें ब्रिलियंट दिया है। अब ध्यान रखते हैं, जो सम वाला सब्जेक्ट होता है, सम स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अब जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो इसी को क्या कहेंगे, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर कहेंगे। ध्यान रखना, जब माइनर टर्म है कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक, और वही शब्द है माइनर टर्म है क्या हो, प्रीमाइज में भी क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो उसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर टर्म कहते हैं। अब ध्यान रखें, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने फैलेसी पे, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर कहते हैं, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर पर। जो अपना पांचवा फैलेसी है, पांचवा फैलेसी आपका क्या है, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर, या इसी को क्या कहते हैं, प्रमुख पद की अनुचित विस्तार की भ्रांति, विस्तार की भ्रांति। अब इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे भी सेम वही रूल फॉलो होगा जैसे माइनर टर्म हुआ था, उसी तरह क्या होगा, अगर आपका कंक्लूजन में जो प्रेडिकेट है या मेजर टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट है लेकिन प्रीमाइज में अनडिस्ट्रीब्यूट है, उसी को क्या कहते हैं, फैलेसिस ऑफ इलिसिट मेजर टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे पहले परिभाषा लिखते हैं, किसी आर्गुमेंट के कंक्लूजन में मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और वह मेजर टर्म किसी प्रीमाइज में भी मेजर टर्म प्रीमाइज में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, प्रीमाइज में भी क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर यह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, तो उसे फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर कहते हैं। अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया जाता है, सेम वही एग्जाम्पल होगा। अब ध्यान रखो, यहाँ पे उदाहरण आपको क्या दिया है, यहाँ पे प्रीमाइज वन
प्रीमाइज टू और कंक्लूजन, और क्या, कंक्लूजन। अब ध्यान रखो यहाँ पे प्रीमाइज 1 में क्या लिखा है, प्रीमाइज 2 में और कंक्लूजन में। तो प्रीमाइज 1 में हम ये लिख रहे हैं, ऑल पोएट आर फिलोसोफर फिलोसोफर। अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं सेकंड प्रीमाइज में, नो ब्रिलियंट इज क्या, पोएट। अब ध्यान रखो यहाँ पे कंक्लूजन हम क्या निकाल रहे हैं, नो ब्रिलियंट इज फिलोसोफर। अब यहाँ पे ध्यान रखो हमें क्या पढ़े थे, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। तो हमें सबसे पहले मेजर टर्म ढूंढना है। तो जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है, उसी को क्या कहते हैं, मेजर टर्म कहते हैं। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो ध्यान रखो यहाँ पे नो का जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है आपका। नो में जो भी नो वाले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड या 100% है। जब आपका मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में, ठीक वही प्रीमाइज में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा प्रीमाइज में तो उसी को क्या कहेंगे, फैलेसिस ऑफ इलिसिट मेजर। तो ध्यान रखते हैं फिलोसोफर आपका पहले वाले प्रीमाइज में है, ठीक। और ये पहले वाले प्रीमाइज में क्या है, ऑल वाला स्टेटमेंट है। ऑल वाले स्टेटमेंट में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो प्रेडिकेट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी को क्या कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। इसी को कहते हैं फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। अब हम अपने अगले फैलेसी की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका छठा फैलेसी है, छठा फैलेसी आपका क्या है, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर और माइनर एंड मेजर। अब ध्यान रखो इसको क्या कहते हैं। जब आर्गुमेंट के निष्कर्ष में माइनर और मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन प्रीमाइज में माइनर और मेजर टर्म क्या हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर और मेजर कहते हैं। ध्यान रखो इसमें क्या कह रहा है कि जब कंक्लूजन में जो माइनर टर्म है और जो मेजर टर्म है ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। यही क्या हो, प्रीमाइज में अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इसी को क्या कहेंगे, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर और मेजर। अब इसी को एक एक तोड़ के पढ़े थे कि माइनर क्या होता है, फैलेसी ऑफ माइनर क्या होता है, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर क्या होता है। तो ध्यान रखो जब कंक्लूजन में माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड था लेकिन प्रीमाइज में वही टर्म क्या हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसी को क्या, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। ठीक इसी का जो मेजर वाला था, इलिसिट मेजर। तो ध्यान रखो जब कंक्लूजन में क्या था, प्रेडिकेट आपका, उसी को मेजर टर्म कहते हैं। मेजर टर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड था तो ध्यान रखो वह प्रीमाइज में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर कहते हैं।
तो हम फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर और मेजर को एक साथ देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन। अब ध्यान रखो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे ये एग्जाम्पल ले रहे हैं ऑल पी आर एस। दूसरा प्रीमाइज आपका क्या है? सम पी आर एस। अब ध्यान रखो हम कंक्लूजन क्या निकालना है इसके आधार पे? नो क्यू आर एस, नो क्यू। यहाँ पे ध्यान रखो प्रीमाइज जो है आपका सम पी आर क्यू है यहाँ पे, तो नो क्यू आर एस। अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या है? जो कंक्लूजन आपका सब्जेक्ट ये है, प्रेडिकेट ये है, जो क्यू है कंक्लूजन का वो क्या है? सब्जेक्ट है, और जो एस आपका कंक्लूजन का वो प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? माइनर टर्म कहते हैं। प्रेडिकेट को क्या कहते हैं? मेजर टर्म कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से ध्यान रखो जो नो वाले में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो ये दोनों क्या है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटेड 100% है। ये भी क्या 100% है। लेकिन ध्यान रखो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या ये प्रीमाइज में डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो चेक करते हैं। जो क्यू है आपका, जो सेकेंड प्रीमाइज यहाँ पे क्यू दिया आपका, जब सम वाला स्टेटमेंट आता है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो क्यू आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, अगर सिर्फ माइनर टर्म होता तो इसी को क्या कहते हैं? फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। अगर सिर्फ मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूट होता था, अनडिस्ट्रीब्यूट होता, तो ध्यान रखो उसे कहते हैं फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। अब यहाँ पे दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। जो आपका कंक्लूजन का एस है, जो कंक्लूजन का एस है वो मेजर प्रीमाइज में जब चेक करते हैं इसको तो देखते हैं ये क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऑल वाले स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट होता है और जो प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो प्रेडिकेट होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एस आपका यहाँ पे क्या है? प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट ये क्या है यहाँ पे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। जब दोनों साथ में अनडिस्ट्रीब्यूट है तो इसी को क्या कहते हैं? फैलेसी ऑफ इलिसिट, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर एंड मेजर, माइनर एंड मेजर। इतना समझ आ गया? अब अपने नेक्स्ट फैलेसी पे बढ़ते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जो सातवां फैलेसी है आपका, सातवां फैलेसी यहाँ पे क्या है? फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइज, या इसी को क्या कहते हैं? फैलेसी ऑफ निगेटिव प्रीमाइज, फैलेसी ऑफ निगेटिव प्रीमाइज। अब ध्यान रखो इसमें पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर दोनों प्रीमाइज निगेटिव होते हैं तो इसके आधार पे कोई कंक्लूजन निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है। इसे ही फैलेसी ऑफ निगेटिव प्रीमाइज कहते हैं। इसे ही फैलेसी ऑफ निगेटिव प्रीमाइज। यहाँ पे ध्यान रखना निगेटिव प्रीमाइज लिखा है, तो मतलब कहने का से दोनों प्रीमाइज आपका क्या होगा? निगेटिव होगा, और उसके आधार पे आप क्या निकालना है? कंक्लूजन निकालना। वो कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं, प्रीमाइज कहते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो, उदाहरण यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे प्रीमाइज 1 लिखते हैं,
प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन। कंक्लूजन, अब ध्यान रखो यहाँ पे प्रीमाइज हम लिखते हैं पहले। प्रीमाइज ये लिख रहे हैं, नो डॉग्स आर कैट। ये पहला प्रीमाइज हो गया आपका। दूसरा प्रीमाइज आप क्या है, नो कैट आर बर्ड्स। अब ध्यान रखो ये जो दोनों निगेटिव प्रीमाइज है, ये दोनों निगेटिव प्रीमाइज है, निगेटिव प्रीमाइज। अब निगेटिव प्रीमाइज से क्या होता है, ये कंक्लूजन को लिखा ही नहीं जा सकता, कंक्लूजन को लिखा ही नहीं जा सकता। यहाँ पे क्या करेंगे, नो कंक्लूजन ड्रॉ, नो कंक्लूजन नो कंक्लूजन ड्रॉ। यहाँ पे कंक्लूजन निकाला ही नहीं जा सकता, इसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइज या फैलेसी ऑफ निगेटिव प्रीमाइज कहते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट फैलेसी की तरफ बढ़ते हैं, जो आठवां फैलेसी है। आठवां फैलेसी क्या कहता है, फैलेसी ऑफ ड्रा अफर्मेटिव कंक्लूजन, अफर्मेटिव कंक्लूजन, मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम निगेटिव प्रीमाइज, फ्रॉम निगेटिव प्रीमाइज, निगेटिव प्रीमाइज। यहाँ पे आपको ये फैलेसी के नाम से ही समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है, अफर्मेटिव कंक्लूजन निकालना है, मतलब पॉजिटिव निष्कर्ष निकालना है, सकारात्मक निष्कर्ष, और आप कथन क्या बोल रहे हैं, नकारात्मक कथन के आधार पे आप सकारात्मक कथन निकालना है, मतलब निष्कर्ष निकालना है। तो ध्यान रखो, इसको समझते हैं। इसको पहले परिभाषा लिखते हैं। जब किसी आर्गुमेंट में, जब किसी आर्गुमेंट में, आर्गुमेंट में, जब किसी आर्गुमेंट में एक या दोनों प्रीमाइज, एक या दोनों प्रीमाइज, दोनों प्रीमाइज निगेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं और कंक्लूजन, निष्कर्ष अफर्मेटिव निकाला जाता है या पॉजिटिव निकाला जाता है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव निकाला जाता है, तो उसे फैलेसी ऑफ ड्रॉ अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम निगेटिव प्रीमाइज कहते हैं, फ्रॉम निगेटिव प्रीमाइज कहते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं, प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 1, ये प्रीमाइज 2 और यहाँ पे कंक्लूजन। अब ध्यान रखो यहाँ पे प्रीमाइज 1 क्या है, प्रीमाइज 2 क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो यहाँ पे जो प्रीमाइज 1 लिख रहे हैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, नो बी आर सी। अब ध्यान रखो पहला जो प्रीमाइज आपका पॉजिटिव है, लेकिन जो दूसरा प्रीमाइज है आपका निगेटिव है। तो ध्यान रखो जब इसके आधार पे आप एक क्या, क्योंकि यहाँ पे जब दोनों प्रीमाइज में से कोई भी एक प्रीमाइज आपका निगेटिव होता है तो जो निष्कर्ष भी निकलेगा वो निगेटिव निकलेगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या निकालना है, पॉजिटिव निष्कर्ष निकालना है। ध्यान रखो यहाँ पे क्या निकालना है, सम ए आर सी, सम ए आर सी, ये आपका क्या पॉजिटिव। तो ध्यान रखो
जब आप मैथ का सवाल खुद लगाएं तो पॉजिटिव प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही तो होता है। तो यहाँ पे आप क्या निकालना है, पॉजिटिव निकालना है, तो आपका क्या होगा, फैलेसी हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ ड्रॉ अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइज। अब अपने नेक्स्ट फैलेसी की तरफ बढ़ते हैं। जो नौवां फैलेसी आपका है, नौवां फैलेसी एग्जिस्टेंटियल फैलेसी, या इसी को यूयूपी कहते हैं। यूयूपी, यूयूपी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। एक यू का मतलब यूनिवर्सल, फिर एक यू का मतलब यूनिवर्सल, फिर जो पी का मतलब होता है उसे क्या कहते हैं, पर्टिकुलर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब यहाँ पे ध्यान रखो ये कि अगर आर्गुमेंट में आपका दोनों प्रीमाइज यूनिवर्सल है, आर्गुमेंट में आपका दोनों प्रीमाइज यूनिवर्सल है, तो उससे एक पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। तो उससे एक पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है अगर पर्टिकुलर कंक्लूजन निकाला जाता है, तो पर्टिकुलर कंक्लूजन निकाला जाता है तो उसे एग्जिस्टेंशियल फैलेसी या यूयूपी कहते हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। ध्यान रखो कि जब आपका ऑल और नो का मान लीजिए वो प्रीमाइज में दिया है, दोनों आपका क्या हो गए, दोनों प्रीमाइज यूनिवर्सल हो गए, ठीक। इसी के आधार पे आप कंक्लूजन क्या निकालो, पर्टिकुलर निकाल लो, तो उसे क्या कहेंगे, यूयूपी या एग्जिस्टेंशियल फैलेसी कहते हैं। यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2, और यहाँ पे क्या होता है, कंक्लूजन। अब ध्यान रखो यहाँ पे जो पहला प्रीमाइज आपका है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। दूसरा प्रीमाइज आपका क्या है, ऑल बी आर सी। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या निकालना है, एक पर्टिकुलर कंक्लूजन निकालेंगे, सम ए आर सी। अब यहाँ पे ध्यान रखो जो ऑल है वो आपका क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल। फिर ये सेकंड प्रीमाइज में भी ऑल है, तो इसी को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल, इसी को यू कहते हैं। फिर ये भी सेकंड प्रीमाइज भी यू हो गया। अब क्या है, सम वालों को क्या कहते हैं, सम या सम नॉट को क्या कहते हैं आप, पर्टिकुलर कहते हैं। तो सम आपका क्या है, पर्टिकुलर। यहाँ पे आप इसे पी से डिनोट कर दिए। तो यू यू पी कहते हैं जब आपका दोनों प्रीमाइज यूनिवर्सल हो, उसके आधार पे एक पर्टिकुलर निष्कर्ष निकालना है, कंक्लूजन निकालते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, या उसी को यू यू पी कहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फैलेसी 10वें नंबर पे। जो आपका 10वां फैलेसी है, 10 नंबर फैलेसी, फैलेसी ऑफ पर्टिकुलर प्रीमाइज, प्रीमाइज।
अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये समझते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखो, अगर आपका दोनों प्रीमाइज पर्टिकुलर है तो इस पर्टिकुलर प्रीमाइज के आधार पे पर्टिकुलर प्रीमाइज के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं तो इसे फैलेसी ऑफ पर्टिकुलर प्रीमाइज कहते हैं। अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जो इसका उदाहरण है आपका अब ध्यान रखो यहाँ पे प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन। जो पहला प्रीमाइज का उदाहरण है आपका, यहाँ पे लेते हैं सम ए आर बी। अब यहाँ पे ध्यान रखो, जो दूसरा प्रीमाइज है सम सी आर बी। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो पहला प्रीमाइज आपका है वो ध्यान रखो, सम और सम नॉट क्या होता है, पर्टिकुलर होता है। यहाँ पे सम दिया पर्टिकुलर, फिर ये जो दूसरा प्रीमाइज है अब वो भी सम दिया है तो वो भी पर्टिकुलर। अब ध्यान रखना, जो कंक्लूजन आप निकाल लो वो भी पर्टिकुलर है, सम सी आर ए। तो ये जब दोनों प्रीमाइज पर्टिकुलर के आधार पे कोई निष्कर्ष निकालते हो तो उसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ पर्टिकुलर प्रीमाइज। ध्यान रखना, जब भी निष्कर्ष निकाला जाता है तो किसी एक प्रीमाइज में यूनिवर्सल का होना जरूरी है। प्रीमाइज, ये हमारा फॉर्मल फैलेसी खत्म हो गया। इसमें हमने 10 फैलेसी पढ़ लिए हैं। अब हम थोड़ा सा और टॉपिक को बढ़ाते हैं, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन पढ़ेंगे, इन्फरेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट पे शुरू करते हैं। जो आपका टॉपिक है, यहाँ पे लिखते हैं टॉपिक पार्ट्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। पार्ट्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। ध्यान रखो, पार्ट्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन क्या होता है, एक कंडीशन फ्री होता है। यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन फ्री। जो पार्ट्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन होता है वो क्या होता है, कंडीशन फ्री होता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं होता, ये डायरेक्ट रिलेट करते हैं। तो ध्यान रखना, विदाउट एनी कंडीशन, कंडीशन इसी को क्या कहते हैं, कंडीशन फ्री कहते हैं, कंडीशन फ्री। इसको अभी आगे और समझा जाएगा। इसमें क्या क्या आते हैं, मिडिल टर्म आता है, मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म आता है, चौथा आपका आता है मेजर प्रीमाइज, पांचवा आपका माइनर प्रीमाइज। अब ध्यान रखो, इन्फरेंस क्या होता है।
इन्फरेंस, इन्फरेंस। यहाँ पे लिखते हैं इन्फरेंस किसे कहते हैं, जब प्रपोजिशन या प्रीमाइज के आधार पे कंक्लूजन तक पहुँचता है तो उसी को क्या कहते हैं, इन्फरेंस कहते हैं। ध्यान रखना, जब प्रपोजिशन या कंक्लूजन के आधार पे, जब प्रपोजिशन 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 या प्रीमाइज के आधार पे, प्रीमाइज के आधार पर, के आधार पर क्या करते हैं, कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, पहुंचना ही क्या कहलाता है, इन्फरेंस कहलाता है, इन्फरेंस कहलाता है, कहलाता है। ध्यान रखो, जब प्रपोजिशन या प्रीमाइज के आधार पे कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, ध्यान रखना PPC, अब जब इन्हीं दोनों प्रीमाइज के आधार पे कंक्लूजन निकाला जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, इन्फरेंस कहते हैं। ठीक, ये समझ आ गया। अब यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कौन सा मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये सब होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, ये प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और यहाँ पे कंक्लूजन, कंक्लूजन। अब ध्यान रखो यहाँ पे प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 1 में क्या कह रहा है, ऑल मैन आर मोर्टल, ऑल मैन आर मोर्टल, मोर्टल। अब ध्यान रखो, जो दूसरा हम कह रहे हैं प्रीमाइज में, राम इज अ मैन, राम इज मैन। अब जब हम इसी के आधार पे क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन पे पहुंचे, तो यही कंक्लूजन जो निकालना है इसी को क्या कहते हैं, इन्फरेंस कहते हैं। ठीक, जो कंक्लूजन निकाले हैं, राम इज मोर्टल। अब ध्यान रखो किसे क्या कहते हैं, यहाँ पे समझते हैं। जो प्रीमाइज में कॉमन होता है उसी को क्या कहते हैं, मिडिल टर्म कहते हैं। ये आपका मिडिल टर्म हो गया, मिडिल टर्म। अब ध्यान रखो, जो कंक्लूजन का पहला टर्म होता है उसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट, उसी को क्या कहते हैं, मेजर टर्म कहते हैं, मेजर टर्म कहते हैं। और जो सब्जेक्ट होता है कंक्लूजन का उसी को क्या कहते हैं, माइनर टर्म कहते हैं, माइनर टर्म। अब यही जो सब्जेक्ट है आपका माइनर टर्म है, जिस भी प्रीमाइज में उपस्थित होगा उसी को क्या कहेंगे, माइनर प्रीमाइज। तो यहाँ पे ये जो राम है किस प्रीमाइज में उपस्थित है, ये सेकेंड प्रीमाइज में उपस्थित है, इसी को क्या कहेंगे, माइनर प्रीमाइज, माइनर प्रीमाइज। अब ध्यान रखना, जो प्रेडिकेट है वही मेजर टर्म होता है। ये मेजर टर्म जिस भी प्रीमाइज में उपस्थित है, ये जो मोर्टल है आपका ये मेजर टर्म है, और जिस भी प्रीमाइज में उपस्थित है, ये मोर्टल पहले प्रीमाइज में उपस्थित है, तो उसी को क्या कहते हैं, मेजर प्रीमाइज कहते हैं, मेजर प्रीमाइज कहते हैं। अब इतना तो समझ आ गया किसे सब्जेक्ट कहते हैं, किसे प्रेडिकेट कहते हैं, किसे मिडिल टर्म कहते हैं, किसे मेजर प्रीमाइज कहते हैं, किसे माइनर प्रीमाइज कहते हैं। अब आते हैं हम अपने डिस्ट्रीब्यूटेड पे। डिस्ट्रीब्यूटेड जो टॉपिक है आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे ध्यान रखो, डिस्ट्रीब्यूटेड का यहाँ पे निमोनिक्स बनाते हैं, ट्रिक। अब यहाँ पे कैसे, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कौन सा वो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट को लिखते हैं और उसके बाद उसका एक निमोनिक बना देते हैं, ऑल, ए, ई, आई और ओ। अब ध्यान रखो यहाँ पे जो ए है वो आप किससे डिनोट करते हैं, ऑल से, ऑल, ई को नो से, आई को सम से, ओ को सम नॉट से। ठीक, इतना तो समझ आ गया क्योंकि ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में पढ़ा गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखो, ऑल को किससे शुरू करें, ऑल, ऑल ए आर एस आर पी, जो नो एस आर पी, जो सम है सम एस आर पी, जो सम नॉट है सम एस आर
नॉट पी। अब यार ध्यान रखो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। जब भी यहाँ पे ट्रिक देखना, जब भी कोई ऑल वाला स्टेटमेंट होता है तो जो ऑल का सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर 100 लिखते हैं क्योंकि ये 100% होता है। ठीक, उसके जो बाद वाला प्रेडिकेट होता है उसको ऊपर 50 लिखते हैं। ठीक, ये इतना समझ आ गया। नो एस आर पी, इन दोनों में कोई संबंध नहीं, ये दोनों अपने आप में क्या है, स्वतंत्र हैं। तो ये क्या होगा, जो जब स्वतंत्र है तो दोनों अपने आप में 100% है, ये भी 100% है। जो पी है आपका नो का वो भी क्या है, 100% है। ध्यान रखना। अब सम है, दोनों में कुछ कुछ है तो ये अपने आप में क्या है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो सम का जो सब्जेक्ट होता है वो भी 50% होता है, जो प्रेडिकेट होता है सम का वो भी 50% होता है। अब ध्यान रखो सम नॉट है, जहाँ जहाँ नॉट आ रहा है उसका क्या होगा, वो अपने आप में 100% है। तो ध्यान रखो यहाँ पे आपका नॉट था वो अपने आप में 100% था, यहाँ पे नॉट है वो 100% है। ठीक, लेकिन एक जगह और है जो ऑल वाला स्टेटमेंट वो भी यूनिवर्सल है लेकिन उसका सिर्फ सब्जेक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब 100% होता है। अब यहाँ पे जो नॉट है यहाँ पे पी क्या है आपका 100% है। ठीक, और जो सम के बाद आता है उसे वो अपने आप में पर्टिकुलर है, उसी को क्या कहते हैं, वो अपने आप में 50% है। ध्यान रखना। अब जो 100% है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो 100% नहीं है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे लिखते हैं जो 100% है, जो 100% है, जो 100% है वह डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो 100% से कम है, जो 100% से कम है, जो 100% से कम है वो क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ध्यान रखो जो हमारा जो अगला टॉपिक है, कंप्लीट इंक्लूजन क्या होता है, कंप्लीट एक्सक्लूजन क्या होता है, पर्टिकुलर इंक्लूजन क्या होता है, पार्टिकल एक्सक्लूजन क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं वो चीज़ समझते हैं। कंप्लीट इंक्लूजन मतलब होता है इंक्लूड, जो अपने आप में इंक्लूड हो दोनों में। ठीक, तो इंक्लूजन। कंप्लीट एक्सक्लूजन अब ध्यान रखो कंप्लीट इंक्लूजन एक्सक्लूजन, जो तीसरा आपका है पार्टिकल इंक्लूजन, जो चौथा आपका है पार्टिकल एक्सक्लूजन मतलब होता है हटाना, एक्सक्लूड कर देना। ठीक, इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना। पार्टिकल एक्सक्लूड, जहाँ जहाँ नॉट लगेगा वो एक्सक्लूड होता है और जहाँ नॉट नहीं लगा वो इंक्लूड होता है, एक्सक्लूजन। ये कंप्लीट क्यों बोला है, क्योंकि अभी समझाते हैं इसको। एक्सक्लूजन, यहाँ पे ध्यान रखो कंप्लीट क्या है, इंक्लूजन। तो ये जो ऑल वाला स्टेटमेंट है यूनिवर्सल है, इसी को क्या कहते हैं, कंप्लीट बोलते हैं। वो अपने आप में क्या है, कंप्लीट है ऑल। तो ऑल SRP। जो कंप्लीट एक्सक्लूजन है, ऑल क्या है, पॉजिटिव है इसीलिए इंक्लूजन है क्योंकि इंक्लूड कर रहा है। कंप्लीट एक्सक्लूजन जो निगेटिव प्रीमाइज होता है, नो आपका क्या यूनिवर्सल है इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको कंप्लीट बोलते हैं। तो नो SRP ये निगेटिव है इसलिए क्या इसको बोलते हैं, एक्सक्लूजन। अब पार्टिकल इंक्लूजन, तो सम आपका क्या है, पर्टिकुलर है आपका। ध्यान रखो, तो सम SRP, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। ठीक, अब पार्टिकल एक्सक्लूजन क्या होता है, तो जिसमें भी निगेटिव होता है पार्टिकल होता है, सम हो गया, SR नॉट लग गया यहाँ पे तो इसलिए एक्सक्लूजन हो गया। तो सम नॉट वाला पर्टिकुलर एक्सक्लूजन हो जाएगा, फिर सम वाला भी क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंक्लूजन हो जाएगा, और जो नो वाला है कंप्लीट एक्सक्लूजन हो जाएगा, और जो ऑल वाला है वो कंप्लीट इंक्लूजन हो जाएगा। इंक्लूजन आपको क्या बता रहा है, पॉजिटिव, एक्सक्लूजन निगेटिव बता रहा है। ठीक, ये चीज़ इतना समझ आ गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन इसी को क्या कहते हैं, रीजन कहते हैं। प्रपोजिशन को क्या कहते हैं, रीजन कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, रीजन या स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट कहते हैं। अब ध्यान रखो इसको, यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। प्रपोजिशन, प्रीमाइस, P1, P2 और कंक्लूजन। जो P1 और P2 है उसी को क्या कहते हैं? प्रपोजिशन, प्रपोजिशन, रीजन, या इसी को क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट। अब ध्यान रखो, प्रपोजिशन के कितने टाइप होते हैं, या प्रस्ताव के टाइप। प्रपोजिशन के टाइप, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के प्रकार, के प्रकार। अब ध्यान रखना, प्रपोजिशन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। जो प्रपोजिशन के 3 प्रकार होते हैं कुछ इस तरह है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये जो पहला आपका है कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। जो दूसरा आपका प्रपोजिशन है वो हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन, प्रपोजिशन। जो प्रपोजिशन के प्रकार है, पहला आपका कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, दूसरा आपका हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन, तीसरा आपका डिसजंक्टिव प्रपोजिशन। तो सबसे पहले हम पहला प्रपोजिशन जो समझते हैं, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। जो पहला आपका है कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, प्रपोजिशन, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, प्रपोजिशन। अब ध्यान रखो, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखो, यह वह कथन है, यह वह प्रपोजिशन है, यह वह कथन या प्रपोजिशन है, कथन है, कथन है जिसमें, जिसमें दो वर्गों या समूहों के बीच, दो वर्गों या समूहों के बीच, समूहों के बीच क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन या सीधा संबंध होता है। डायरेक्ट रिलेशन या इसी को क्या कहते हैं? सीधा संबंध, सीधा संबंध कहते हैं, संबंध कहते हैं। डायरेक्ट रिलेशन होता है, होता सीधा संबंध होता है या डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक, अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जो एग्जाम्पल लेते हैं आपका उदाहरण, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? ऑल SRP, ऑल SRP। एस और पी में आपका क्या है? डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। अब ध्यान रखो, जो दूसरा आपका प्रपोजिशन है हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन, दूसरा जो प्रपोजिशन है, दूसरा प्रपोजिशन हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन। इसी को क्या कहते हैं? कंडीशनल इमेजिनरी स्टेटमेंट। इसी को क्या कहते हैं? कंडीशनल, कंडीशनल, कंडीशनल या इमेजिनेटरी, इमेजिनरी स्टेटमेंट, या हिंदी में स्टेटमेंट, या इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सापेक्ष या काल्पनिक प्रस्ताव कहते हैं, सापेक्ष या काल्पनिक प्रस्ताव कहते हैं, काल्पनिक प्रस्ताव कहते हैं, कहते हैं। अब ध्यान रखो, इसे यह वह कथन होता है, इसे क्या कहते हैं? यह वह कथन होता है, यह वह स्टेटमेंट या कथन होता है या प्रपोजिशन होता है जो इफ और देन या
यदि और तो के रूप में होता है, इफ और देन के रूप में होता है, या यदि और तो के रूप में होता है, के रूप में होता है। इसे अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे देते हैं, एक उदाहरण। इफ पी आर क्यू, तो ध्यान रखो इफ और देन का प्रयोग होता है। इफ और देन, यहाँ पे देखो ध्यान से, इफ और देन, या इसी को हिंदी में कहते हैं यदि पी तो क्यू। तो ध्यान रखना, पी और क्यू मतलब कहने का सेंस यदि और तो का प्रयोग होता है इसमें हाइपोथेटिकल में, या फिर इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इफ या देन का प्रयोग होता है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो आपका पी है यहाँ पे वो क्या है, एंसीडेंट कहते हैं। जो पी है आपका उसको क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं इसको। और जो क्यू है उसको क्या कहते हैं, कॉन्सेक्वेंट। एंटीसीडेंट को क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती कहते हैं, पूर्ववर्ती। हिंदी में से क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती। कॉन्सेक्वेंट को क्या कहते हैं, परिणाम। हिंदी में क्या कहते हैं, परिणाम। अब ध्यान रखना, इसमें कोई स्थिति दी जाती है और उसको पूरा होने पे कोई परिणाम बताया जाता है। कहने का सेंस यहाँ पे क्या होता है, कॉज और इफेक्ट का रिलेशन होता है। यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं इसको। इसमें कोई स्थिति दी जाती है, इसमें कोई स्थिति दी जाती है, स्थिति दी जाती है, और उसको पूरा होने पर, और उसके पूरा होने पे, उसके पूरा होने पे, पूरा होने पर कोई परिणाम बताया जाता है, कोई परिणाम बताया जाता है, परिणाम बताया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि क्या होता है परिणाम। अब यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। जो उदाहरण है आपका, ये उदाहरण, यदि बारिश होगी, यदि बारिश होगी, यहाँ पे उदाहरण, यदि बारिश होगी, यदि बारिश होगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यदि और तो का प्रयोग हुआ, इसी को क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल। अब इसे एक इंग्लिश में लिखते हैं, इफ इट रैंस, इफ इट रैंस देन वी विल नॉट गो टू स्कूल, नॉट गो टू स्कूल। अब ध्यान रखो, यहाँ पे इफ का प्रयोग हुआ और देन का, यही क्या होता है, हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन होता है। इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा रहता है उसी को क्या कहते हैं, एंटेसीडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे एंटेसीडेंट क्या है आपका, इट रैंस क्या है, एंटेसीडेंट है, एंटेसीडेंट है। और देन के बाद जो आपका है लिखा, उसी को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट। हिंदी में इसको परिणाम कहते हैं, और एंसीडेंट को क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। अब ध्यान रखो, क्या बारिश से आपका कॉज है यहाँ पे, उसके बाद स्कूल नहीं जाएंगे, क्या इफेक्ट है, इसको क्या कहते हैं, कॉज इफेक्ट का रिलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, कॉज और इफेक्ट का रिलेशन होता है, कॉज और इफेक्ट का रिलेशन होता है, कारण और प्रभाव का संबंध होता है, रिलेशन होता है, या इसी को कारण और प्रभाव का संबंध कहते हैं। कारण और प्रभाव का संबंध कहते हैं, प्रभाव का संबंध
होता है, होता है। अब ध्यान रखो, हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन में क्या होता है, इफ और देन का प्रयोग होता है। अब कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में क्या होता है, कंडीशन फ्री होता है, जो दो चीज़ों के बीच डायरेक्ट संबंध बताता है। अब तीसरा जो प्रपोजिशन आपका है डिसजंक्टिव प्रपोजिशन, जो तीसरा आपका प्रपोजिशन है डिसजंक्टिव प्रपोजिशन, जंक्टिव प्रपोजिशन, प्रपोजिशन। अब ध्यान रखो यहाँ पे, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, विकल्पात्मक और या विकल्प सूचक प्रस्ताव कहते हैं। विकल्पात्मक या विकल्प सूचक प्रस्ताव कहते हैं, विकल्प सूचक प्रस्ताव कहते हैं। अब ध्यान रखना इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो डिसजंक्टिव प्रपोजिशन होता है उसमें क्या होता है, यह वह स्टेटमेंट या प्रपोजिशन है, यह वह कथन है, वह कथन होता है जिसमें दो या दो से अधिक विकल्पों के बीच आइदर या और का या फिर या इसे या तो का प्रयोग किया, आइदर और का प्रयोग किया जाता है, अब ध्यान रखो, इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जो एग्जाम्पल आपका है, उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण देखो ध्यान से, आइदर राम went to school और श्याम डिड। अब यहाँ पे ध्यान रखो, जो यहाँ पे आइदर का प्रयोग हो रहा है या और का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से अधिक विकल्प मिल रहे हैं, ठीक, एक से अधिक विकल्प में या एक से अधिक जब विकल्प मिलेंगे तो या तो दोनों सत्य हो सकते हैं या तो एक सत्य होगा। तो ध्यान रखो, यहाँ जो आइदर या इसी को क्या कहते हैं, या तो, ठीक, जब या तो का प्रयोग होता है तो उसी को क्या कहते हैं, डिसजंक्टिव प्रपोजिशन होते हैं। आइदर और आर का इसमें प्रयोग होता है। अब ध्यान रखो, इसमें क्या होता है, एक से अधिक विकल्प सत्य हो सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक से अधिक विकल्प सत्य होते हैं, एक से अधिक विकल्प सत्य हो सकते हैं, विकल्प सत्य हो सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, 4 पार्ट्स ऑफ प्रपोजिशन। कौन कौन से 4 पार्ट प्रपोजिशन होते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, 4 पार्ट्स ऑफ प्रपोजिशन। 4 पार्ट्स ऑफ प्रपोजिशन कौन कौन से होते हैं, 4 पार्ट प्रपोजिशन में कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं। प्रपोजिशन को क्या कहते हैं, प्रीमाइज में, ठीक, उसी को कहते हैं प्रीमाइज या उसी को क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। तो ध्यान रखो, तो हम यहाँ पे वो 4 पार्ट यहाँ पे लिखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। या पहला आपका क्या है, क्वांटिफायर, क्वांटिटी या क्वांटिफायर, जिसे हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं, ठीक। यहाँ पे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और चौथा जो है आपका कोपला, ठीक। अब यहाँ पे समझते हैं, जो क्वांटिफायर होता है वो ऑल होता है, जो ऑल वाला स्टेटमेंट अभी ऊपर जस्ट समझाएं, ऑल, नो, सम नॉट, ये क्या आपका क्वांटिफायर है। ऑल, नो, ये दोनों क्या, ऑल नो आपका यूनिवर्सल, सम और सम नॉट आपका पर्टिकुलर है, ये दोनों क्या है, पर क्वांटिफायर है, सम और सम नॉट।
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप जानते ही हैं। कोपला भी क्या होते हैं, कोपला पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव होते हैं। अब ध्यान रखो, पॉजिटिव कोपला, यहाँ पे लिखते हैं ए और बी, पॉजिटिव कोपला, पॉजिटिव कोपला और निगेटिव कोपला, निगेटिव कोपला। अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जो उदाहरण आपका है यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, पॉजिटिव कोपला कौन कौन से होते हैं। इज, एम, आर, ये क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे के साथ जब नॉट लग जाता है, इज नॉट, तो निगेटिव कोपला हो जाता है, एम नॉट, और क्या हो जाता है, और नॉट, तो ये क्या होगा, निगेटिव कोपला हो गया। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। उदाहरण यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव कोपला के और निगेटिव। यहाँ पे चारों टर्म समझ लेते हैं, क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कोपला को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण आपका है ऑल मैन आर, ऑल मैन आर क्या है, मोर्टल लिख लेते हैं, मोर्टल, हाँ मोर्टल, ठीक। अब ध्यान रखो, जो ऑल आपका क्या बताता है, क्वांटिफायर है, ये क्या है, क्वांटिफायर, क्वांटिफायर। जो मैन आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और क्या है आपका पॉजिटिव कोपला है, कोपला में क्या है, ये पॉजिटिव कोपला है, पॉजिटिव कोपला। अब ध्यान रखो, जो मोर्टल आपका है प्रेडिकेट है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका लेते हैं, सम, सम गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब ध्यान रखो, यहाँ पे जो सम आपका क्या है, क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर। जो गर्ल्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। जो आर नॉट आपका कोपला है, लेकिन कौन सा कोपला है, निगेटिव निगेटिव वो है कोपला, निगेटिव, निगेटिव कोपला। अब ध्यान रखो, जो ब्यूटीफुल है आपका क्या है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। एक और लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। जो लास्ट टॉपिक आपका है, फोर फोल्ड स्कीम ऑफ प्रपोजिशन, फोर फोल्ड ऑफ, फोर फोल्ड, फोर फोल्ड ऑफ स्कीम ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन। ध्यान रखो, इसमें कौन कौन से चार फोल्ड आते हैं स्कीम प्रपोजिशन के। तो जो पहला आता है मेजर प्रीमाइज, मेजर प्रीमाइज। जो दूसरा आता है माइनर प्रीमाइज, माइनर प्रीमाइज। तीसरा आपका मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, या इसी को क्या कहते हैं, कैंसलिंग टर्म। या फिर इसी को क्या कहते हैं, कॉमन टर्म कहते हैं, कॉमन टर्म। अब ध्यान रखो, जो चौथा आपका है कंक्लूजन है, कंक्लूजन है। जो आज का टॉपिक था फॉर्मल फैलेसी और उससे रिलेटेड जो कुछ अदर टॉपिक थे, तो आज हमने एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक रूल को समझा और ध्यान से लिखा। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनफॉर्मल फैलेसी, उसको अगली क्लास में करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।